वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉलिटी के एक और लेक्चर में आपका। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पॉलिटी का पहला लेक्चर देख लीजिए। उसमें मैंने कंपनी के जो इम्पोर्टेंट लॉ थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट 1853 तक कवर करा है। ठीक है, अगर वो नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए। कैसे नोट्स मेकिंग होगी, कैसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, सब बताया मैंने उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जब डायरेक्ट क्राउन मतलब रानी जो ब्रिटेन था उसने डायरेक्ट रूल कर लिया, रानी ने वहाँ की। ठीक है, तो पहला अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। सिपाही विद्रोह आपको पता है 1857 में हुआ। ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। पहली चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियाँ ख़त्म करो। सिपाही विद्रोह को आपको पता होगा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके बाद भारत सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया। पहली चीज़ क्या कर दी, जितनी भी भारत सरकार ने क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को दे दिया। और महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई। कहने का मतलब है डायरेक्ट अब महारानी का शासन हो गया यहाँ पे, इन शॉर्ट। ठीक है, कब से हुआ, 1858 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली उस टाइम कौन थे, प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली। ये सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे। ठीक है, चूँकि भैया आप कंपनी को ही करने दीजिए, आप वहाँ पे रूल मत करिए, ये इसके अपोज में थे। ये आप याद रखिएगा, क्या नाम था, प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली। लेकिन उनके साथी सांसद उनके विचार से सहमत नहीं थे और बिल ऑफ कॉमन्स को आसानी से पारित कर दिया गया था, मतलब पास हो गया था, एक क्राउन रूल आ गया था। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। कहने का मतलब है भारत जो है वो ओवरसीज टेरिटरी हो गई, किसकी, ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटेन का राज हो गया उस पर पूरी तरह से। ठीक है, तो जो आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलता था। क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी लाया था, अधिग्रहण का सिद्धांत। नहीं कि ऐसे राजा जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगी, ये कहता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और पहला कौन बना था, पहला बना था सतारा 1848 में। कौन, सतारा, ये बना सतारा। ठीक है, तो ये तो पता होगा आपको। दूसरा देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम को भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम, क्या नाम था इसका, भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और 1858 के भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये पॉइंट याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट, कि भैया जो गवर्नर जनरल था वो क्या बन गया, भारत का वायसराय बन गया। क्या बन गया, भारत का वायसराय बन गया। ठीक है, और वह भारत में प्रशासनिक कार्यों को देखता तब वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जब इंग्लैंड का प्रतिनिधि करता था तो वायसराय। इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी भारत में काम कर रहा है, भारत की चीज़ों को, प्रशासनिक गतिविधियों को देख रहा है तो वो गवर्नर जनरल का काम करेगा। और जब वो इंग्लैंड का वो प्रतिनिधि बनेगा तो वो वायसराय का काम करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और पहला कौन बना, ये बहुत पूछेगा, पहला वायसराय बना कौन, तो प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। अब कई लोग को कहेगा यार ये पूरी बुक आ गई है, नहीं, ये देखिए 3-4 बुकों का मिश्रण है। अब आपको इसको शॉर्ट कर लेना, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे शॉर्ट करना है। ये एक एक्ट बता दूँ, फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी बताऊँगा कैसे बनते हैं। चलिए, 1858 भारत सरकार अधिनियम ने एक नया कार्यालय बनाया, भारत के राज्य सचिव का। किसका, भारत के राज्य सचिव का। भारतीय प्रशासन का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित, मतलब पूरा प्रशासन जो था वो इसके अंडर में रहेगा, भारत के राज्य सचिव के। जी, और राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का। और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति। और भारत के पहले राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली थे। कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, भारत सरकार अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे ना उसको खत्म कर दिया। सिंपल सी चीज़, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया। और कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां भारत के किसको दे दी, राज्य सचिव को दे दी गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हटाया और राज्य सचिव को सारी शक्ति दे दी गई। और भारत को राज्य के सचिव के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था, मतलब क्राउन शासन करेगा भारत के राज्य सचिव के नाम से। ठीक है, इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की। तो जो भारत का राज्य सचिव है ये कहाँ का है, ब्रिटेन की संसद का मेंबर था जो उत्तरदायी था यहाँ पर शासन के लिए, और 15 सदस्य मेंबर बना उसको एडवाइस करने के लिए। ठीक है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम ने एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्टेट इन काउंसिल के सचिव का गठन किया जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने में सक्षम था।
मतलब कहने का है कि एक कॉर्पोरेट निकाय बनाया, स्टेट इन काउंसिल के सचिव का गठन किया कि जो स्टेट इन काउंसिल पे भी मुकदमा चल सकता है और वो भी किसी पे मुकदमा चला सकता है। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। किसके लिए? भारतीय सिविल सेवा की। और भारतीयों के लिए भी सिविल भर्ती में, मतलब सिविल सेवा में उनको भी चांस मिलेगा भर्ती में। यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुख, जो संख्या में 560 थे, उनकी स्वतंत्रता स्थिति प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब बस इतना याद रखो कि देश में भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था, जिसे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। जैसे आपने ये लिखा भारत सरकार अधिनियम 1858, आपने एक बार इसको पढ़ा, फिर आपने इसका पहला पॉइंट ऐसे लिख लिया क्या कि वॉयसरॉय बन गया। एक एक क्या बना? वॉयसरॉय बन गया। पहला वॉयसरॉय कौन बना? नाम लिख लिया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? एक सेक्रेटरी बना दिया गया ना, सेक्रेटरी हिंदी में बता देता हूँ, राज्य सचिव बनाया, राज्य का सचिव बना दिया, राज्य सचिव। ये सचिव जो होगा ये कैबिनेट का ही मेंबर होगा, कैबिनेट का मेंबर होगा, और इसको एडवाइस करने के लिए 15 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, 15 सदस्य के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको ख़त्म कर दिया गया। सिंपल सी चीज़ ऐसे करके शॉर्ट नोट बन जाएगा। एक बार पहले पढ़ा अच्छे से, फिर शॉर्ट नोट बना लिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली का नाम जरूर याद रखना, ये अपोज कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 1861 का परिषद अधिनियम क्या कहता है। भारत परिषद अधिनियम देखिए, सबसे पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने गवर्नर जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। परिषद के कार्यकारी जो कार्यों को 5वां सदस्य जोड़ा। जो परिषद में 4 सदस्य थे, 5 कर दिया, ठीक है। जैसे गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के 5 सदस्य बना दिए। ये सब विभाग बना दिए, गृह विभाग, सैन्य विभाग, कानून विभाग, राजस्व विभाग, ठीक है। इसके बाद भारतीयों को कानून बनाने, ये सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की, ठीक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को जोड़ा गया। किसमें? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को जोड़ा गया। इस प्रकार यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को लेना चाहिए। भले ही भारतीयों को नामांकित किया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी उद्देश्यों के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 6 और 12 अतिरिक्त सदस्यों गवर्नर जनरल द्वारा नामित होंगे। तो बस कहने का मतलब ये समझ लो कि पहला पॉइंट बस ये कह रहा है इन शॉर्ट कि कानून बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित करा गया था, ठीक है। तो किसको किसको नामित करा गया? 3 भारतीयों को नामित करा गया 1862 में। किसने करा? लॉर्ड कैनिंग ने। कानून बनाने की प्रक्रिया में लॉर्ड कैनिंग ने। एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1861 के परिषद अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। मतलब जो इनसे विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, वो इनको वापस कब मिली पूछेगा आपको। बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने की शक्तियां किस एक्ट से वापस मिली? तो 1861 के इंडियन काउंसिल या भारत परिषद अधिनियम से, ठीक है। तो इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंगाल के लिए, उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए और पंजाब के लिए, ठीक है। कब करी? 1862, 1886, 1897। 1862 में बंगाल में, 1886 में उत्तर पश्चिम प्रांतों में, 1897 में पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा 1861 का भारत परिषद अधिनियम ने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को, किसको? पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसे विभागीय प्रणाली भी कहते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू हुई थी, ठीक है। तो क्या शुरू करा था? वायसराय की परिषद में व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट, इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। अपने विभाग के मामलों पर परिषद के सार्वजनिक राजस्व या ऋण, सैन्य, धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर आप इसकी ग्रेवी निकालोगे तो क्या है
कि व्यापार के लिए एक सुविधाजनक के लिए कानून बनाए, नियम बनाए, ठीक है। और जो ऋण, सैन्य, धर्म, विदेशी मामले, इनसे संबंधित विभागों के लिए भी गठन करा, इनके विभाग बनाए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम ने वायसराय या गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नर जनरल अध्यादेश निकाल सकता है जब क्या सदन जो है वो ना चल रहा होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल को दी गई अध्यादेश की शक्ति, उसे पूर्ण शक्ति प्रदान की। ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव भी गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग कर सकते थे। जो ब्रिटेन में राज्य सचिव था ना, अगर गवर्नर जनरल ने कोई भी नियम बनाया तो उसको क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता था। तो ये कहता था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलो अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़्यादा आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्लेमेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। क्या? मॉर्लेमेंटो सुधार के रूप में। लॉर्ड मॉर्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो कौन थे? मिंटो वॉयसरॉय था। मिंटो जो था वो वॉयसरॉय था और मॉर्ले जो था वो सचिव था। जॉन मार्ले लिबरल सरकार के सदस्य थे, ठीक है। सुधारों की आवश्यकता पर बल देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में मॉर्ले से मुलाकात की। आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनियुक्ति नामक मुस्लिम अविभाजित अभिजात वर्ग के एक समूह ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और अक्टूबर 1906 में योगदान के मूल्य को देखते हुए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और उनकी संख्यात्मक ताकत से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। इन शॉर्ट कहने का मतलब है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में कॉम्युनल मतलब हर धर्म के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग से वोट मांगा कि मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, मुस्लिम को चुने, हिंदू को चुने, ये इसका कहने का मतलब है। दूसरा कह रहा भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। पूर्व आधिकारिक सदस्य को छोड़कर केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, केंद्र में कितनी थी? 16 से 60 कर दी गई और प्रांत में डिफरेंट कर दी गई, जितनी जनसंख्या उसके आधार पर। जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत की विधान परिषदों में प्रत्येक 50 सदस्य थे, ठीक है। और जबकि पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषदों में प्रत्येक में 30 सदस्य थे। तो जो प्रोविंसेस थी उसमें अलग अलग कर दिया, केंद्र में एक साथ कर दिया, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य केंद्र प्रांत, कहाँ केंद्र प्रांत हो, दोनों में 4 श्रेणियों के होने थे। एक होगा पदेन सदस्य, दूसरा होगा नामित अधिकारी सदस्य, तीसरा होगा नामित गैर आधिकारिक सदस्य और निर्वाचित सदस्य। ये 4 भागों में विभाजित करा था इसको, ठीक है। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई, जैसे हम और आप अपना क्या चुनते हैं भैया, विधायक चुनते हैं, तो ऐसी अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया इसको, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, इनडायरेक्टली। स्थानीय निकायों, वाणिज्य मंडलों से थे, कुछ जो सदस्य थे वो कहाँ से थे? स्थानीय निकायों, वाणिज्य मंडलों से। जमींदार, विश्वविद्यालयों, व्यापारियों के समुदाय और मुसलमानों। स्थानीय निकायों ने एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य का चुनाव करेगा, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र में बहुमत अपने पास रखा पर प्रांतों में बहुमत दे दिया। कुल मिलाकर प्रांतीय परिषदों में एक गैर निर्वाचित बहुमत था, क्योंकि कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तीसरा कह रहा भारत परिषद अधिनियम 1909 ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया। उदाहरण के लिए सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट का प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दे दी गई, ठीक है। मतलब आप बजट पर डिस्कशन कर सकते हो। विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम ने वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार प्रदान किया। किसको भैया प्रदान किया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले अध्यक्ष बने, मतलब पहले भारतीय बने जिन्होंने कार्यकारी परिषद ज्वाइन करी। तो ये आपको याद रखना है, कौन बना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, बात खत्म हो गई। तीसरा, भारत परिषद अधिनियम 1909 ने पृथक निर्वाचक मंडल, कैसा? पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू करी। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये पता होगा, ठीक है। लॉर्ड मिंटो क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कॉम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक
मतदाताओं का पिता की मुस्लिम को मुस्लिम चुनेगा, हिंदू को हिंदू चुनेगा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट लॉ है। इन शॉर्ट अब अगर मैं बोलूँ कैसे बनाओगे, तो पहला सबसे पहले क्या कि जो केंद्रीय परिषद है उसकी संख्या 16 से कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई केंद्रीय परिषदों की संख्या। दूसरा कि और केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमति दे दी। मतलब सेंटर में बहुमत अपने पास रखा और प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत दे दिया। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के शामिल होने वाले प्रथम अध्यक्ष बन गए। मुस्लिमों को मुस्लिम चुनेगा, यानी सांप्रदायिक वोट आ गया था। ठीक है, बस इतने से आपका काम बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था, या मॉन्टफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार। तो क्या हुआ भैया इसमें, सबसे पहले समझिए। देखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि इसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार क्रमिक परिचय था। जिम्मेदार सरकार का क्रमिक परिचय था, मतलब क्रमिक का मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आएगी। पहली चीज़, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं। किसने करी थी भैया, सैमुअल मॉन्टेग्यू ने, जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस प्रकार अधिनियमित किया गया था, जो 1921 में लागू हुआ, और इसे अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज़। मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के राज्य सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे। ठीक है, मॉन्टेग्यू सचिव हो जाएंगे और चेम्सफोर्ड वायसराय हो जाएगा। देखिए सचिव बड़ा होता है, इसलिए सचिव का नाम पहले हो जाएगा, वायसराय का बाद में। दूसरा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। ठीक है, मतलब अब वोट देने की शक्ति दी गई, पर लिमिटेड मात्रा में दी गई। ठीक है, और इस अधिनियम ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकलाप का सृजन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों का उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, मतलब जो भारत सचिव का कार्य था वो कुछ उच्चायुक्तों को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1926 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। समझ रहे हो, केंद्रीय बजट और राज्यों का बजट अलग होगा, और राज्य विधानसभा अपना बजट स्वयं बनाएंगी। और बजट के लिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द का प्रयोग हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका वर्णन अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी कौन से संविधान में है, आर्टिकल में 112 में है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 6 में से 3 भारतीय होने चाहिए। कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू करते हुए प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांटा, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द्वैध शासन, या जिसको डायरकी बोला जाता है, कहाँ पे लगाना शुरू करा था, 1919 के एक्ट से प्रांतों में। बाद में 1935 में एक केंद्र में लगेगी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, एक आरक्षित होगा, दूसरा हस्तांतरित। जो हस्तांतरित विषय होंगे उनको राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। मतलब जो कौन से सब्जेक्ट हैं, आरक्षित हैं, इनको कौन देखेगा, राज्यपाल देखेगा। और जो आपके आरक्षित विषय हैं, ये तो हस्तांतरित थे। आरक्षित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद देखेगी। ठीक है, तो ऐसे 2 भाग में बना लो, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। हस्तांतरित को कौन देखेगी, राज्यपाल देखेगा, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार, और ये राज्यपाल अपनी कार्यकारी परिषद के लिए विदा जिम्मेदार, बिना जिम्मेदार के हुए। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को ही द्वैध शासन बोला गया। ठीक है, जिसे इंग्लिश में डायरकी बोला गया। ग्रीक शब्द है, माफ कीजिएगा, कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है डायरकी, द्वैध शासन, ड्यूअल रूल। कैसा, एक आरक्षित एक हस्तांतरित सब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, प्रांतों में लगना शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दे दी। अब जो प्रोविंसेस थी, जैसे भारत में जो भारत था पूरा, उसमें जितनी प्रोविंसेस थी उसमें कुछ कुछ लूज कर दिया उनको, मतलब थोड़ा थोड़ा ऑटोनोमस दे दिया उनको, नियंत्रण से अपना केंद्रीय नियंत्रण कम करा। ठीक है,
केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनके संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था कि भैया वो जो आप 7 सूची हमारे संविधान में दी गई ना, वो समझिए यहाँ भी था कि सब लोग अपने अपने विषय में कानून बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत थी और एकात्मक बनी रही। केंद्रीकृत समझे, जैसे डिवीजन ऑफ पावर नहीं है कि आज राज्य सरकार है, केंद्र सरकार भी, ये सिस्टम कर दिया था, ठीक है। पर गवर्नमेंट सेंट्रली चल रही थी अभी पूरी तरह से। एकात्मक शासन क्या होता है दोस्तों? ऐसा शासन प्रणाली जिसमें राज्यों के पास सीमित अधिकार हो और शासन की मुख्य भागदौड़ केंद्र के पास हो, है ना, जिसको यूनिटरी सिस्टम कहते हैं कि शासन की मुख्य भागदौड़ केंद्र के पास है पर थोड़ा थोड़ा व्यवस्था दे दी गई है राज्यों को भी। संघात्मक शासन क्या होता है? ऐसा शासन प्रणाली जिसमें केंद्र के साथ राज्यों को भी उचित शासन अधिकार प्राप्त हो, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। जो जैसे अभी भारत में चल रहा है फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर ना, कि राज्यों को भी ताकत है, केंद्र को भी ताकत है। याद रखिएगा इसको। 1919 के भारत सरकार अधिनियम देश में पहली बार द्विसदनी और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। द्विसदनी और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, याद रखना इसको। इस प्रकार भारतीय विधानसभा परिषद को एक द्विसदनी विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन होगा, मतलब जैसे आज नहीं देखते हो आप लोकसभा राज्यसभा, ऐसा ही एक उच्च सदन था जिसको राज्य परिषद बोला, निचला सदन था जिसको विधानसभा बोला गया, ठीक है। और दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे आप अपने विधायक को चुनते हैं ना डायरेक्ट वोट देके, ऐसे, ठीक है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान था कि 10 साल बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप 1927 का साइमन कमीशन बना, ठीक है, 1927 में बना। अब मतलब 1919 में था, 10 साल में आना था 1929 में, पर ये 2 साल पहले ही आ गया था 1927 में, जिसके लिए बहुत ही साइमन गोबैक विरोध भी चला, ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। किस अधिनियम में? साइमन कमीशन वाले में, ठीक है, याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह सबसे लंबा अधिनियम था, सबसे लंबा। इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उसमें कितनी धारा थी? देखो 321 धारा, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 ये आया, मतलब बर्मा को पार्टीशन कर दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है। फिर कह रहे हैं ये अधिनियम जो था ये साइमन कमीशन रिपोर्ट 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था और संयुक्त चलन समितियों की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित था, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रही। किसकी? ब्रिटिश संसद की। कोई भी भारतीय विधायिका चाहे संघीय हो या प्रांतीय, उसे संविधान को संशोधित करने या परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नहीं था, ठीक है। संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते थे ये लोग, अब चाहे कुछ भी हो जाए। केवल ब्रिटिश संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार था, ठीक है। पार्लियामेंट्री संशोधन ब्रिटिश की कर सकती थी, यहाँ वाली नहीं कर सकती थी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम में एक और चीज़ आई, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। तो ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। और देखिए इस अधिनियम ने 3 सूचियों के साथ, जैसे एक केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया, नहीं, संघ सूची जिसमें केंद्र कानून बनाएगा, प्रांतीय सूची कर दिया, आपको ये सूचियाँ याद नहीं रखनी कितने सब्जेक्ट थे, समवर्ती सूची, ठीक है, मतलब 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया कौन कौन कैसे कानून बनाएगा। जैसे आज भी आप देखोगे ना, ये 7 शेड्यूल में है कानून का विभाजन, केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। तो ये उस टाइम भी था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म करा और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको आप पढ़ लो एक बार कि अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी और प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब ये जो द्वैध शासन लगा था ना, आरक्षित और हस्तांतरित सब्जेक्ट, इनको खत्म कर दिया। और राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख थे, उन्हें परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद थी और मंत्री उन प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी भी होता था, ठीक है। बस इतने से आपका काम बन जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने के लिए, देखिए प्रांतों से हटाया, केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन लिया, प्रांतों से हटा दिया। हालांकि यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ, ठीक है, लागू नहीं हो पाया था ये। तो इंपॉर्टेंट है, बस इतना पॉइंट याद रखना, बाकी आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। संघीय सूची के अंतर्गत विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। अब इसमें क्या था, संघ में 2, आरक्षित और स्थानांतरित।
आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित किया जाता था और गवर्नर जनरल उनके द्वारा नियुक्त 3 जो परामर्शदाताओं की सहायता से आरक्षित विषयों को प्रशासित करता था। और गवर्नर जनरल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। पहली चीज़, आरक्षित विषयों में रक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेशी मामले, प्रेस, पुलिस, कराधान, न्याय, शक्ति संसाधन, ये सब आते थे। ठीक है। और हस्तांतरित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा उनकी मंत्री परिषद देखती थी। ठीक है, तो बस इसको याद कर सकते हो। द्विसदनी व्यवस्था को 11 माह से 6 प्रांतों जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था द्विसदनी व्यवस्था को। ठीक है, जैसे द्विसदनी समझे कि जैसे आज उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी, ऐसे ही 2 सदन 11 में से सिर्फ कहाँ थे पूछ सकता आपसे, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। ठीक है, 6 जगह 2 सदन थे। केंद्र में 2 सदनों वाली एक द्विसदनी संघीय विधायिका की स्थापना की गई। संघीय विधानसभा में 375 सदस्य थे। तो बस इतना नॉर्मल याद रखो, बस इसमें आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है। अधिनियम ने अग्रलिखित संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रावधान किया। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बना। एक आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है क्या क्या बना, संघ लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक। अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बना था। जो भारत का राज्य सचिव बना था ना, भारत सरकार अधिनियम 1858 से, उसकी पोस्ट यहाँ से खत्म कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर मॉरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर मॉरिस ग्वायर। अन्य 2 न्यायाधीश सर शाह मोहम्मद सुलेमान और एम.आर. जयकार थे। शाह मोहम्मद सुलेमान, एम.आर. जयकार। ठीक है। इसने 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक का कार्य किया था। हालांकि यह अपील हेतु अंतिम अदालत नहीं हुआ करती थी। कुछ मामलों में इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में भी अपील की जा सकती थी। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने मताधिकार का विस्तार किया। कुल आबादी के लगभग 10% को मतदान का अधिकार मिला। ठीक है, ये याद रखना, 10% लोगों को मतदान का अधिकार मिला था। ठीक है, तो बस ये जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रख लेने। कैसे कि इसमें भैया क्या हुआ था, बर्मा अलग हुआ, इसमें केंद्र में द्वैध शासन लगा, प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया गया। ठीक है, और 6 जगह 11 में से लेजिस्लेटिव 2 सदन बनाए गए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, इन सब की स्थापना करी गई, बर्मा अलग हो गया, बस इतना याद कर लो। अब आता है अंतिम, आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद फिर चालू करेंगे संविधान सभा की कैसे संविधान बना, वो वहाँ से मेन स्टोरी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू होती है। ये तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपको थोड़ा पॉलिटिकल और हिस्ट्री का मिक्सचर मिलेगा। कह रहा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1937 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, 4 जुलाई को, और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही सहमति प्राप्त हुई। ठीक, यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कि मतलब जब तक संविधान सभा संविधान नहीं बना लेगी तब तक जो है ये गवर्न करेगा देश को। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को कहा था कि ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वशासन प्रदान कर देगी, 1948 तक। और एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की मांग को लेकर आंदोलन हो गया, जिसके बाद में फिर साइमन कमीशन ये सब गठित हो, माफ़ कीजिएगा, कैबिनेट मिशन ये सब, क्रिप्स मिशन ये सब आएगा। दोबारा 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की संविधान सभा 1946 में जो गठित थी द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी होगी हिस्ट्री में आपने कि संविधान वहीं लगेगा जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में नहीं लग पाया था। 3 जून 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, 3 जून डेट याद रखनी है, लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। किसकी? माउंटबेटन योजना। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, पहली चीज़। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र अधिराज्यों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, कि एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। इस योजना में 2 अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने राष्ट्रों के लिए किसी भी संविधान को बनाने का अधिकार था। कहने का मतलब है इंडिया बन गई, पाकिस्तान, दोनों की संविधान सभा अलग अलग बन गई, अपना चलाइए उसको। ठीक है, नए संविधानों का मसौदा तैयार करना, लागू करना, यही सब। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। ठीक, और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संबंधों की घोषणा कर दी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ
भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का निर्माण किया। बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहा है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान के निर्माण तक प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन को 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किए जाने का प्रावधान रखा था। ये याद रखना कि तब तक कौन गवर्न करेगा, 1935 के जो कुछ अधिनियम है वो करेंगे। हालांकि अधिराज्यों को इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था और इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान जो बन गए। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 से भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राजकीय सचिव को स्थानांतरित कर दिया। किसको? राष्ट्रमंडल जो मामले देख रहे थे, मतलब कॉमनवेल्थ चीज़ें, कॉमनवेल्थ देश पता हो आपको, वो देखेगा। इस अधिनियम से वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वायसराय पद ही हटा दिया गया और प्रत्येक अधिराज्य के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया, जिसे ब्रिटिश शासक द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था। ब्रिटेन में महामहिम की सरकार का अब से भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। राज्य सचिव पद का गठन 1859 में हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हो। और इसको हटा दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 1947 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुखों के रूप में नामित किया। उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए कहा गया और इस अधिनियम से इंग्लैंड के शासक के शाही खिताब से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया गया। मतलब अब भारत बन गया तो सम्राट का कोई काम ही नहीं था यहाँ। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई, पहली चीज़। और 1947 से पूर्व के जो सिविल सेवा कर्मचारी थे, 1947 से पहले वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। ठीक है, उनकी अब सुविधाओं में चेंजमेंट नहीं होगा। इस अधिनियम से भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहना, 3 ऑप्शन दिया गया था। या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या स्वतंत्र हो। पर वही ना, सरदार पटेल ने चाह रहे थे कि स्वतंत्र रहें भैया, स्वतंत्र रहेंगे तो दिक्कत बन जाएगी, है ना। तो उन्होंने देखिए सारी रियासतों को मिलाया भारत में, यूनिफिकेशन करा, इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 से ब्रिटिश शासकों को विधेयकों के मामले में उनकी स्वीकृति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने और वीटो का उपयोग करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन यह अधिकार गवर्नर जनरल के पास अभी भी था। ठीक है, गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम से किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार था। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। एटली ने कहा कि यह भारत में ब्रिटिश मिशन की पूर्ति घटनाक्रम की एक लंबी प्रक्रिया की परिणति थी। इस तरह लॉर्ड सैमुअल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस अधिनियम को युद्ध के बिना एक शांति की संधि के रूप में वर्णित किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसने? लॉर्ड सैमुअल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस अधिनियम को? भारत सरकार अधिनियम 1947 को युद्ध के बिना एक शांति की संधि वर्णित किया। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत पर ब्रिटिश शासन की अवधि आज समाप्त हो रही है और ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, सद्भावना, यही सब रहेंगे। ठीक है, याद रखना। पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिल गई और हमें 15 अगस्त को। ठीक है, तो ये था। इसको थोड़ा सा पढ़ के हल्का सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मेन पॉइंट जो बताएं उसको फिल्टर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसका काफ़ी यूज़ है, इससे सवाल काफ़ी आते हैं। मेंस में ये टॉपिक तो आएगा नहीं। संविधान सभा और संविधान का निर्माण कल आपको बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट वे में, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कई बुक्स में नहीं भी मिलेंगी पर एग्जाम में वो आती हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट।